मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। मैं अपने इस लेक्चर में आपको कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी, कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशंस, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। बच्चों, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हीं को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की, इंपॉर्टेंट शब्द है बराबर की साझेदारी, शेयरिंग, साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं, साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो बच्चों, यहां मैंने ये बताया कि परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो बराबर की साझेदारी होती है उसके द्वारा जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब बच्चों, ये साझेदारी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की साझेदारी होती है। दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं, दोनों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं और दोनों परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं। बच्चों, 3 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती है। ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया है। तो जब दोनों परमाणुओं के बीच में 3 टाइप की साझेदारी हो सकती है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बच्चों 3 टाइप का होता है। जब दोनों परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है बच्चों उसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको बच्चों बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, इसको शॉर्ट में सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं और इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को द्विसहसंयोजी बंध। और बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। बच्चों, इनको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने का सीधा सा इसका तरीका है कि परमाणुओं के बीच में या वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है उसको त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे?
ये कैसे बनता है? परमाणुओं के मध्य कितने कितने की साझेदारी होती है बच्चों? एक एक। परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। कौन? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड परमाणुओं के मध्य, अब यहां बच्चों कंडीशन हो जाएगी दो दो। कितने? दो दो। दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो द्विसहसंयोजी बंध परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक इसी पैटर्न में त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध परमाणुओं के मध्य तीन तीन, थ्री थ्री, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो बच्चों त्रिसहसंयोजी बंध परमाणुओं के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। अब जैसे डेफिनेशन आ जाए कि एकल सहसंयोजी बंध क्या है, तो आप लिखेंगे वे सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। या क्वेश्चन आता है कि एकल सहसंयोजी बंध क्या है, तो आप लिखेंगे वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि द्विसहसंयोजी बंध क्या है, तो आप इसी पैटर्न में इसको डिफाइन कर देंगे। वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है द्विसहसंयोजी बंध यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्वेश्चन आता है त्रिसहसंयोजी बंध क्या है, तो आप लिखेंगे वह सहसंयोजी बंध जो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो आप सेम पैटर्न में इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड परमाणुओं के बीच में एक सीधी लाइन या पड़ी लाइन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो ये होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे कैसे व्यक्त करते हैं? एक सीधी पड़ी लाइन से, एक सीधी पड़ी लाइन से इसको व्यक्त करते हैं। अब द्विसहसंयोजी बंध अगर बन रहा है दोनों परमाणुओं ए और बी के बीच में, तब इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसे दो समांतर रेखाओं से व्यक्त करते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये व्यक्त कर रही हैं कि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का ये है और एक इलेक्ट्रॉन ए का ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये बी का है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ए परमाणु का है और इधर एक इलेक्ट्रॉन इस बी परमाणु का है। अब ट्रिपल बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं? इसे दोनों परमाणु, मान लो ए और बी परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इसे कैसे व्यक्त करते हैं? इसे दोनों परमाणुओं के बीच में तीन समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीन तीन की साझेदारी होती है। देखो ए के तीन इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बी के 1 2 3। केमिस्ट्री में इस पड़ी लाइन का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक इस एंड पर दूसरा इस एंड पर। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। साफ करते हैं अब इसको। तो आपने समझा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बनते कैसे, इनकी फॉर्मिंग कैसे होती है, अब इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसको शॉर्ट में केवल सिंगल बॉन्ड ही कहा जाता है। कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब हम कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, Cl2 कैसे बनता है इसको समझेंगे। देखो Cl2 को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें 2 क्लोरीन परमाणु हैं Cl2 के मॉलिक्यूल में। अब जब 2 क्लोरीन परमाणु हैं तो सबसे पहले हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानेंगे और पता करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। तो यहाँ से आपको पता चला कि इसका जो बाहरी कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 और 1 8, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन एटम हैं, तो दोनों क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएंगे। इसको देखो कैसे इनकी शेयरिंग होती है। देखिए मैंने 2 क्लोरीन परमाणु लिखे Cl। बच्चों इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए हम छोटे क्रॉस या छोटे डॉट या छोटे सर्कल का यूज करेंगे, इन्हीं का यूज किया जाता है। अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो क्लोरीन एटम है इसके इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से डिनोट कर दिए। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से बना दिए। 2 2 4 4 2 6 6 1 7, यानी कि अभी इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 287 का है। अब दूसरे को देखो, 2 2 4 2 6 6 1 7, इसके पास भी यही कन्फिग्रेशन है 287। अब ये दोनों जब एटम आपस में मिलते हैं तब देखो क्या बनता है, एक Cl, ये 2 2 4 2 6 6 1 7, दूसरा Cl, ये 2 2 4 2 6 और 6 1 7। अब एक की शेयरिंग हो रही, तो किस तरह से कराएंगे, यूं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन एटम पर है और इसका उस पर अधिकार हो गया, राइट हो गया। और इस क्लोरीन एटम का जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पर अब किसका राइट होगा, Cl का भी राइट होगा, दूसरे Cl का होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में 1 1 की शेयरिंग हुई तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स यहाँ बड़ी सीधी लाइन हमें बनानी पड़ेगी। किस तरह से, एक Cl, एक Cl, दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनाना है आपको। और इसी से क्या बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, यही क्या है, Cl2 है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कहाँ है, ये आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो बच्चों जब इन्होंने 1 1 की शेयरिंग की तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस टाइप की हो गई, 288। इसकी भी हो जाएगी 288। तो बच्चों आपने देखा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। अब डबल बॉन्ड को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है इसको समझते हैं। यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल। यहाँ एग्जाम्पल क्या लिया था सिंगल में, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल का बनना समझाया था, यहाँ हम O2 मॉलिक्यूल का बनना समझाएंगे। देखो बच्चों O2 मॉलिक्यूल से पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं।
तो अब तुरंत ये पता करेंगे कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें इसका परमाणु क्रमांक चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही पता चलता है कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी। किनको? ऑक्सीजन एटम्स को, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब ये शेयरिंग कराते हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 2 6। इसके 2 2 4 4 2 6। यहाँ अभी स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनों की 2,6। इसके पास भी वही है 2,6। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन एटम आपस में पास पास आएंगे, कांटेक्ट में एक दूसरे के आएंगे और एक दूसरे से जब मिलेंगे तो ये दोनों क्या काम करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। 2 2 4 4 2 6। यानी कि इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार हो जाएगा और इसका इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार हो जाएगा। काउंट कर लो, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। इसके पास 2 2 4 4 2 6 6 2 8। यानी कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8 और इसका भी हो गया 2,8। आप देख रहे हैं कि इनका बाहरी कोश पूर्ण हो गया, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो अब यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे, एक ये और एक ये। किस तरह से? ये दोनों ऑक्सीजन एटम थे, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और इसी से क्या बन जाएगा? O2। ये क्या है? ये O2 है। तो यहाँ ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं समांतर लाइनें, इसी को हम कहते हैं डबल बॉन्ड। तो बच्चों आपने सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है ये समझा। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब ट्रिपल बॉन्ड का बनना समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बात एक ही है, लिख लो, पूरी बात लिख लो। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हम लेकर के इसको समझाएंगे आपको। तो N2 से पता चलता है यहाँ नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें पता करना है। इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इसका परमाणु क्रमांक चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही पता चलेगा इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। तो इससे ये पता चलता है कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। पहला नाइट्रोजन ये, दूसरा नाइट्रोजन ये, इसके पास 2 और 1 2 3, 2 3 5, इसके पास 2 1 2 3 5, और ये दोनों आपस में मिलेंगे। अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कंडीशन है 2,5। ये दोनों जब मिलेंगे तब देखो क्या होगा। पहला नाइट्रोजन एटम और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, होगी साझेदारी कितने की? 3-3 की। ये हो गई और इधर ये हो गई। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड।
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो गया 2,8 और 2,8। क्या बना, इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 समांतर लाइनें बनेंगी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना। और यही आपका है N2, ये आपका बन गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। अब बच्चों ऐसा भी नहीं है कि जितने एटम हैं वो सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएं। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस में रहते हुए एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो कंडीशन क्या है, इनको समझ लेते हैं। कंडीशंस मीन्स शर्तें। कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की शर्तें। पहली शर्त क्या है बच्चों, पहली शर्त ये है कि सहसंयोजी बंध उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के बीच में बनता है, या उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के बीच में बनता है जो अधातु हों। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध किसी अधातु के 2 परमाणुओं के बीच में बनता है, या भिन्न अधातु परमाणुओं के या भिन्न अधातुओं के परमाणुओं के बीच में बनता है, या एक ही अधातु के 2 परमाणु हो या अलग अलग अधातुओं का एक एक परमाणु हो। इसको कैसे लिखेंगे, सहसंयोजी बंध एक सहसंयोजी बंध एक ऋण विद्युतीय तत्व। बच्चों ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब होता है अधातु। ऋण विद्युतीय तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य, एक ऋण विद्युतीय तत्व के 2 परमाणुओं के मध्य या 2 ऋण विद्युतीय तत्वों मीन्स अधातुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है। तो बच्चों जो सहसंयोजी बंध है वो उसमें जो परमाणु हैं वो अधातु के होने चाहिए, या तो एक ही अधातु के हों या 2 भिन्न भिन्न अधातुओं के हों। दूसरी कंडीशन है तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर 0 या बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो बच्चों ये 2 कंडीशन हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए, कि वो दोनों परमाणु एक ही अधातु के हों या 2 भिन्न भिन्न अधातुओं के हों, और उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में जो अंतर है वो या तो 0 या बहुत कम हो। अब बच्चों देखते हैं कोवैलेंसी मीन्स सहसंयोजकता। सहसंयोजकता को जानते हैं क्या होती है ये बच्चों। सहसंयोजकता एक संख्या है, वो ये उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो सहसंयोजी बंध बनाने में परमाणु साझा करते हैं। यानी कि सहसंयोजी बंध बनाने में परमाणुओं के द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन अणु बनाने में यहाँ नाइट्रोजन परमाणु ने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं ने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं की सहसंयोजकता
3 है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे देखते हैं। सह संयोजी बंध, कौन सा बंध बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। सह संयोजी बंध बनाने में परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं बच्चों? सह संयोजकता कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी सह संयोजकता कहते हैं। तो बच्चों सह संयोजकता आपको समझ में आई होगी। साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, इसको बच्चों नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, इट मीन्स सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो बच्चों सहसंयोजी, इसका नाम है सहसंयोजी यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड। तो इससे साबित होता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से बनते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, वे यौगिक जो सहसंयोजी बंधों के द्वारा बनते हैं उनको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे यौगिक जो सहसंयोजी बंधों के द्वारा बनते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं ऐसे यौगिक जो सहसंयोजी बंधों के द्वारा बने, उनको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल दिए थे, जो अणुओं के एग्जाम्पल दिए थे वो सभी अणु सहसंयोजी थे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, फास्फीन एक्सेट्रा। बहुत सारे यौगिक हैं जो सहसंयोजी हैं, बस कंडीशन ये है कि उनमें सहसंयोजी बंध होना चाहिए। अब बच्चों इन सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण क्या हैं इनको समझते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला तो इसका कैरेक्टर यही है कि सहसंयोजी यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सहसंयोजी यौगिक किससे बने होते हैं? अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजी यौगिक अणुओं से बने होते हैं। और अणुओं में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अणुओं में परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा, कौन से बंध? सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं।
जैसे बच्चों इससे पहले आपने विद्युत संयोजी यौगिक पढ़े थे, तो उसमें कहा था कि विद्युत संयोजी यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं क्योंकि उनमें आयन होते हैं। इसी तरह से सहसंयोजी यौगिक अणुओं से बने होते हैं क्योंकि अणुओं के अंदर इसमें परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक, इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक को सही ढंग से समझने के लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 देखें, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों से, विद्युत संयोजी यौगिकों से कैसे होते हैं? कम होते हैं। किसके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं? विद्युत संयोजी यौगिकों के। कारण, क्योंकि ये विद्युत संयोजी बंध से दुर्बल बंध है। कौन सा? सहसंयोजी बंध, और आसानी से टूट जाता है क्योंकि सहसंयोजी बंध विद्युत संयोजी बंध से कैसा होता है? वीक होता है, दुर्बल होता है और कम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है। अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर यानी कि इसका करैक्टर नंबर 3, इसकी क्या विशेषता और है? सहसंयोजी यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय हैं। किसमें विलय हैं? अध्रुवी, नॉन पोलर, अध्रुवी विलायकों में विलय, अध्रुवी विलायकों में घुल जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सोलूबल हैं, अध्रुवी विलायकों में विलय हैं, जबकि ध्रुवी मीन्स पोलर, ध्रुवीय विलायकों में कैसे हैं? अविलेय हैं, मतलब नहीं घुलते हैं। नॉन पोलर में सोलूबल हैं और पोलर में नॉन सोलूबल हैं। करैक्टर नंबर 4, गलित अवस्था में व जलीय विलयन में विद्युत के अचालक हैं। अचालक मीन्स कुचालक हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। कौन? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। करैक्टर नंबर 5, किनकी? सहसंयोजी यौगिकों की, इनकी एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होती है, निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। क्यों? क्योंकि सहसंयोजी बंध एक दिशात्मक बंध है, क्योंकि सहसंयोजी बॉन्ड एक दिशात्मक मीन्स डायरेक्शनल बंध है। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है उन्हें पता है कि जो विद्युत संयोजी यौगिकों के जो करैक्टर थे, बस उन्हीं से मैचिंग करते हुए सहसंयोजी यौगिकों के करैक्टर यहाँ मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं
उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर क्लास 11th केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत मैं केमिस्ट्री के सिलेबस के सारे वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर। तो अगर आपको लगता है कि आपको इससे लाभ हो सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।